तरह से इसे डिफाइन किया जाएगा या इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी वो नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझ रहे थे तो हमने एक एग्जांपल लिया था, 2 टब लिए थे हमने उसे और पाइप से कनेक्ट किया था। बिल्कुल इसी तरह की हम 2 कंडीशन रखते हैं। यहां पर भी हमने क्या लिया, 2 टब लिए और एक पाइप से कनेक्ट किया, टब या बीकर कह सकते हैं आप। और बी कंडीशन में भी हमने क्या किया, 2 बीकर लिए और इन्हें पाइप से कनेक्ट किया। तो कंडीशन ए में हमारे पास जो बीकर्स हैं इनमें से इधर वाला, ये वाला बीकर जो है इसमें बिल्कुल फुल है, वाटर का लेवल जो है बिल्कुल हाई है। और कंडीशन ए में जो सेकंड बीकर है इसमें वाटर का लेवल है इतना। और जो हमारी कंडीशन बी है इसमें भी जो फर्स्ट वाला बीकर है ये बिल्कुल फुल है और जो सेकंड बीकर है इसमें वाटर का लेवल है बिल्कुल कम। अगर आप कंडीशन ए और कंडीशन बी को देखेंगे तो यहां पर डिफरेंस कितना है लेवल में, यहां पर ए कंडीशन में तो इतना सा डिफरेंस है, बिल्कुल कम डिफरेंस है, इतना सा डिफरेंस है दोनों के लेवल में। और अगर कंडीशन बी पर जाएंगे तो यहां पर क्या है, डिफरेंस ज्यादा है। ए से कंपेयर करें तो यहां बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब आप मुझे ये बताइए, कंडीशन ए में वाटर फ्लो जो करेगा इस बीकर से इस बीकर में, और कंडीशन बी में जो वाटर फ्लो करेगा इस बीकर से इस बीकर में, कौन सी कंडीशन में वाटर की स्पीड यानी कि पानी की स्पीड ज्यादा होगी? सीधी सी बात है, अगर ज्यादा डिफरेंस है तो पानी की स्पीड भी ज्यादा होगी, जिसमें कम डिफरेंस है उसमें कम स्पीड होगी। तो ए वाले में स्पीड कम होगी क्योंकि कम डिफरेंस है, और बी वाले में स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरह से है ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा है तो जो करंट है, करंट यानी कि चार्जेस का फ्लो, वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो चार्जेस का फ्लो यानी कि करंट भी ज्यादा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो चार्जेस का फ्लो यानी कि करंट भी कम होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी होगा। तो सिंपली मैं इसे किस तरह से लिख सकता हूं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I यानी कि करंट के। यही है हमारा ओम्स लॉ, या फिर कह सकते हैं ओम्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब जो यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन लगाया है इसको हटाने के लिए जरूरत होगी एक कांस्टेंट टर्म की। कांस्टेंट टर्म में हम लेंगे कंडक्टर की प्रॉपर्टी, या फिर कह सकते हैं किसी भी वायर की प्रॉपर्टी यानी कि रेसिस्टेंस, जो कि एक कांस्टेंट टर्म होती है। सो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के मैं लगा देता हूं इक्वल्स का साइन, और यहां पर V इक्वल्स टू में I R हो जाएगा। R यहां पर क्या है, R है यहां पर रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस जो है ये 3 जगह पर आ गया है। जब एमीटर पढ़ रहे थे, वोल्ट मीटर पढ़ रहे थे, अब फिर से आ गया यहां पर। तो रेसिस्टेंस को भी समझेंगे ओम्स लॉ को कंप्लीट करने के बाद। ओम्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को पीछे वाले पेज पर समझने के बाद अब बात आती है ओम्स लॉ को डिफाइन किस तरह से किया जाएगा, या फिर ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन हमें यहां दी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी हमारा मेटेलिक कंडक्टर या मेटेलिक वायर होता है उसमें जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो भी वायर में करंट पास हो रहा है उसके। और यहां पर एक कंडीशन और दी गई है कि जो भी हमारा कंडक्टर है या जो भी वायर है उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि वायर जो है वो हीट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी ये यहां पर डेफिनेशन है। तो हम ये पीछे वाले पेज पर समझ चुके थे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू IR, जहां पर R रेसिस्टेंस होता है, V मींस पोटेंशियल डिफरेंस, I मींस करंट। अब बात आती है ओम्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ओम्स लॉ में जो ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस पर हम I को लेते हैं और वाई एक्सिस पर V को लेते हैं। तो जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। किस तरह से, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी। और जरूरी नहीं है ये लाइन बिल्कुल यहां पर हो सकता है यहां से हो, लेकिन क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ओम्स लॉ में हमने V इक्वल्स टू IR ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा था पीछे वाले पेज पर ही। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम समझ चुके हैं, I होता है करंट, इसे भी समझ चुके हैं। बारी आती है R की। R का मतलब होता है रेसिस्टेंस। सो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस को कैपिटल R से शो किया जाता है। इसमें हमें दिया है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर यानी कि जिसमें भी करंट फ्लो करता है, यानी कि मेटल्स कह सकते हैं, वायर्स कह सकते हैं। तो रेसिस्टेंस कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी यानी गुण होता है जिसमें वो चार्ज के फ्लो यानी कि चार्ज का जो बहाव होता है उसका विरोध करता है, रेसिस्ट करता है, उसका अपोज करता है।
किसी भी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो को रोकने की कोशिश करने वाला जो गुण होता है उसी को कहते हैं रेसिस्टेंस। सभी कंडक्टर्स में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज के बहाव का विरोध करती है, चार्ज के फ्लो को अपोज करती है, रेसिस्ट करती है। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेसिस्टेंस। अगर रेसिस्टेंस को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है तो वो भी बिल्कुल इजी है। यहां पर हमें दिया है V इक्वल्स टू आई आर। यहां पर R की वैल्यू फाइंड करेंगे तो I को भेज देंगे इस तरफ, तो हमारा R जो आएगा, R यानी कि रेजिस्टेंस जो आएगा वो आ जाएगा V अपॉन में I। ये हो गई रेजिस्टेंस की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो ये आ गया V अपॉन I। V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट, और अपॉन में I है, I यानी कि करंट, करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है इक्वल में ओम के, और जो ये ओम है ये SI यूनिट होती है रेसिस्टेंस की। सो यहां पर भी हमें दिया है इट्स SI यूनिट ओम। जो रेसिस्टेंस है इसकी SI यूनिट होती है ओम, और जो ओम का सिंबल होता है वो बिल्कुल ये वाला नहीं होता है साइंस में। तो ओम का जो सिंबल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये सिंबल हो गया हमारा ओम का, जो कि SI यूनिट होती है रेसिस्टेंस की। सो रेसिस्टेंस में आगे है रियोस्टेट। रियोस्टेट एक डिवाइस होता है। सो यहां पर हमें दिया है इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कंट्रोल द करंट बाय वेरिंग द रेसिस्टेंस। रियोस्टेट जो डिवाइस है ये करंट को कंट्रोल करता है, और करंट को किस तरह से कंट्रोल करता है? रेसिस्टेंस को चेंज करके। तो रेसिस्टेंस से रिलेटेड अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में डिफाइन करना है 1 ओम को। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, नीचे कमेंट करके जल्दी से बताएं 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी। रेसिस्टेंस में आगे है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और वो टोटल 3 फैक्टर हैं जो यहां पर आपको दिए गए हैं। इससे पहले आप यहां पर देखिए एक बार, ये है हमारा एक कंडक्टर या फिर कह सकते हैं वायर जिसकी लेंथ है L, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर इस वायर को हम इस साइड से देखेंगे तो ये हमें क्या है, एक सर्कुलर दिखाई देगा। इस तरफ से ये सर्कुलर दिखाई देगा, इसी सर्कुलर पार्ट को कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसा दिखाई देगा हमें कुछ। तो इस सर्कुलर पार्ट का जो एरिया होता है इसे कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसे A से शो कर रहे हैं हम। इसकी लेंथ हो गई L और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A। अब पढ़ते हैं फर्स्ट फैक्टर जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड है। सो फर्स्ट हमें दिया है रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर की लेंथ के। इन शॉर्ट हम इसे लिख सकते हैं R यानी कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, L यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर। सो स्मॉल l से इसे हमने डिनोट किया है। इससे क्या समझ में आता है, अगर लेंथ बढ़ेगी कंडक्टर की तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्या है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, लेंथ ऑफ कंडक्टर के। और इसी तरह से अगर लेंथ कम होगी तो रेसिस्टेंस भी कम होगा, और रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट इजीली फ्लो करेगा। सेकंड फैक्टर है रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इन शॉर्ट हम इसे लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू 1/A। 1/A हमने क्यों लिखा, क्योंकि क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इसका उल्टा। इससे क्या समझ में आता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट होगा एक दूसरे के। इसके बाद थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी जो भी हमारा ये कंडक्टर है किस मटेरियल से बना है, इस चीज पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। मान लीजिए ये कंडक्टर सिल्वर का बना है तो इसका रेसिस्टेंस कम होगा, और अगर यही कंडक्टर आयरन का बना होता तो इसका रेसिस्टेंस हाई होता। अब ऐसा क्यों है, सिल्वर में रेसिस्टेंस कम क्यों है, आयरन में रेसिस्टेंस ज्यादा क्यों है, इसको समझेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज के लिए आप ये दोनों चीजें भी याद रखें, क्योंकि इनका यूज हम नेक्स्ट पेज पर करने वाले हैं। पीछे वाले पेज पर पढ़ा था हमने रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, जिनको हमने इन शॉर्ट इस तरह से लिख लिया था। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो R यानी कि रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है L के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के। इन दोनों से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहां पर अगर हमें इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है तो एक कांस्टेंट टर्म की जरूरत होगी या कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी की जरूरत होगी, और कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हम यहां पर लगाएंगे रो। R फॉर रेसिस्टेंस इक्वल्स टू में L/A
कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी आ गई हमारी ये रो। ये जो सिंबल है ये है रो का सिंबल, इसे लिखा जाता है RHO। ये सिंबल हो गया रो का, ये कांस्टेंट होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं रेसिस्टेंस लेंथ पर भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है और एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी यानी कि रो पर भी डिपेंड करता है। तो ये रो क्या होता है? रो मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट को अपोज करती है या फिर कह सकते हैं करंट को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती है। इस रो को ही कहा जाता है रेसिस्टिविटी। हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा था ना, नेचर ऑफ मटेरियल पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल यानी कंडक्टर किस मटेरियल से बना है। अगर सिल्वर से बना होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, अगर आयरन से बना होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि रो इसको कहा जाता है रेसिस्टिविटी। ये वैल्यू जो है सिल्वर की कम होती है और आयरन की ज्यादा होती है। इसीलिए ऐसे कंडक्टर जो सिल्वर से बने होते हैं उनमें करंट ज्यादा होता है, यानी कि चार्ज उनमें ज्यादा तेजी से फ्लो होता है। और कोई कंडक्टर अलॉयज या फिर नॉन मेटल से बना होता है तो उसमें रो